हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू जेईई पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो फिजिक्स फॉर जेईई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के सारे वीडियोस, सारे कंसेप्चुअल लेक्चर्स बिल्कुल फ्री। जेईई सीरीज का फिजिक्स का अगला चैप्टर जो है वो क्या है? काइनेटिक थ्योरी। थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ लिया है, ट्रांसफर ऑफ हीट जान लिया है, अब गैसेस के बारे में थोड़ा और जानेंगे, उनके नेचर के बारे में जानेंगे। ओके, तो चलिए इस वीडियो में, ये दो पार्ट में होने वाली है वीडियो। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कंसेप्ट को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आइडियल और परफेक्ट गैस, मतलब जो ये काइनेटिक थ्योरी हम गैसेस पढ़ेंगे, इसमें हम एक आइडियल गैस कंसीडर कर लेते हैं कि गैस किस तरह से बिहेव करेगी अगर मैं उसके आइडियल गैस के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट मैं ये बताता हूं कि क्यों हम आइडियल गैस को स्टडी कर रहे हैं। देखो, नॉर्मल गैस में क्या है कि अगर रियल गैस की बात करते हो, रियल गैस और आइडियल गैस, ठीक है। आइडियल सिचुएशन में क्या है, हम कुछ कुछ अजम्पशंस ले लेते हैं, कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस ले लेते हैं। इससे हमें क्या होती है कि उस गैस के बारे में स्टडी करने में हमें थोड़ी आसानी हो जाती है, उसके प्रॉपर्टीज, उसके बिहेवियर को जानने में हमें थोड़ी हेल्प हो जाती है। और सेम कंसेप्ट को हम रियल गैस के केसेस में अप्लाई कर सकते हैं अप टू एन एक्सटेंट, ठीक है। तो देखते हैं आइडियल गैस क्या होती है। तो आइडियल गैस और परफेक्ट गैस इज दैट गैस विच स्ट्रिक्टली फॉलोज चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ एंड गे-लुसैक्स लॉ, ठीक है। ये तो बाद में आएगी, बट इतना समझना है कि इनको फॉलो करती है। आइडियल गैस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, किस टाइप के गैस को हम आइडियल कह सकते हैं? तो उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, देखो, कैरेक्टरिस्टिक जानने से पहले ये हमारे पास क्या आ गया कि गैस के बारे में जानना, गैस के बारे में स्टडी करना, उसके बिहेवियर को जानना सॉलिड या लिक्विड से ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि देखो, गैस के जो मॉलिक्यूल्स है ये एक दूसरे से काफी ज्यादा सेपरेटेड है, राइट। डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो हमें एक मॉलिक्यूल को या फिर एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ गैस को हम अच्छे से स्टडी कर पाएंगे एज कंपेयर टू द सॉलिड और लिक्विड। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो देखो, आइडियल गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस इज ऑफ पॉइंट मास, ठीक है, विथ नो ज्योमेट्रिकल डायमेंशन। मतलब हम गैस के मॉलिक्यूल्स को, देखो वैसे तो मॉलिक्यूल्स बहुत ही छोटी होती है, बट अगर माइक्रोस्कोपिक हम जाएंगे तो उसकी भी कुछ डायमेंशन होगी, उसकी साइज होगी, ठीक है। लेकिन आइडियल गैस के केस में हम ये कंसीडर करेंगे कि एक मॉलिक्यूल की जो मास है वो पॉइंट मास की है, ठीक है, और उसकी डायमेंशन कुछ नहीं है। मतलब एक मॉलिक्यूल का मैं वॉल्यूम, रेडियस या फिर उसका डायमीटर नहीं पता कर सकता, बिकॉज हमने कंसीडर किया कि ज्योमेट्रिकली डायमेंशंस नहीं है। ओके, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये आता है कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन अमॉन्ग्स द मॉलिक्यूल्स। मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज है या फिर इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस है, रिपल्शंस है, इसे हम नेग्लेक्ट करते हैं। हम क्या यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि अगर एक गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस है जहां पे उस गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से कोलाइड नहीं कर रही है। अगर इसका कोलिजन हो रहा है तो सिर्फ वॉल्स के साथ हो रहा है, ठीक है, वॉल्स के साथ हो रहा है। और ये भी कंसीडर कर रहे हैं कि अगर एक मॉलिक्यूल मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट मान लेते हैं कि v। मतलब अगर ये वाली मॉलिक्यूल अगर मूव करी तो हर एक पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी हमने v मान ली है, ठीक है। ओके, ऐसा क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हमने इंटर एटॉमिक फोर्सेस को नेग्लेक्ट किया है, ठीक है। चलो फिर अब बात करते हैं बॉयल्स लॉ की। तो बॉयल्स लॉ, साइंटिस्ट जो बॉयल्स थे उन्होंने ये बॉयल्स लॉ दिया था। क्या कहता है एक्चुअल में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ या फिर गे-लुसैक्स लॉ, ये आइडियल गैस की या फिर गैस के बिहेवियर को ही बताता है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि द प्रेशर ऑफ अ फिक्स मास ऑफ गैस at constant temperature is inversely proportional to its volume। मतलब प्रेशर अगर एक फिक्स मास है, जैसे कि मैंने कंटेनर में एक कुछ मास ऑफ गैस मैंने ले लिया है, ठीक है, और इसको अगर मैं फिक्स कर दूं, मास को फिक्स करूं और
क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर में, मतलब इस दिए गए जो मास ऑफ गैस है इसकी टेम्परेचर में बढ़ा नहीं रहा हूं, तो उस केस में क्या होगा, जो प्रेशर होगी गैस की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इसके वॉल्यूम के। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि PV इक्वल्स टू कांस्टेंट हम लिख सकते हैं एट एनी टेम्परेचर। ओके, ये हम लिख सकते हैं। ओके, समझ में आ रही बात। तो अकॉर्डिंग टू दिस, इसका अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम का PV डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस तरह से दिखेगा कि यहाँ पे मैंने अगर प्रेशर ले रखा है, यहाँ पे वॉल्यूम रखा है एट सम कांस्टेंट टेम्परेचर T1, एट सम कांस्टेंट टेम्परेचर T2, ये होगा। क्यों, देखो टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो ये कर्व जो है ये बढ़ता जाएगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, सेम जस्ट लाइक बॉयल्स लॉ में क्या था कि हमने किसको कांस्टेंट माना था, टेम्परेचर को कांस्टेंट माना था। ठीक है, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स के द्वारा दिया गया ये लॉ है। ये क्या कहता है, ये भी गैस के बिहेवियर को ही बताता है। क्या है कि फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, अब की हमने प्रेशर को अगर कांस्टेंट माना, मतलब एक गैस हमारे पास दिया गया है, राइट, गैस दिया गया है मतलब मैंने कंसीडर किया एक मास ऑफ गैस, लाइक एक कंटेनर में, उसकी मैंने क्या की है, प्रेशर को कांस्टेंट मान लिया, और वो गैस कैसा है, आइडियल गैस है। ओके, और ये प्रेशर जो है क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब यहां पे क्या देख सकते हैं हम कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। ठीक है, ये कब हो रहा है, जब प्रेशर कांस्टेंट है उस गिवन अमाउंट ऑफ गैस की। तो देखो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इसका मतलब अगर मैं इन दोनों के बीच का ग्राफ बनाऊं तो एक मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। समझ में आ रही बात। ठीक है, वैसा बहुत ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे समझने के लिए चार्ल्स लॉ में, बॉयल्स लॉ में, लेकिन इससे रिलेटेड जब आइडियल गैस के इक्वेशन को हम करेंगे वहां पे थोड़ा समझने वाली बात है। ठीक है, गे-लुसेक्स लॉ, गे-लुसेक्स लॉ में क्या आता है, ये दिया गया साइंटिस्ट गे-लुसेक्स से। ये क्या कहता है कि द प्रेशर, अब देखो प्रेशर का रिलेशन आएगा कब, ऑफ अ मास इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर में कह सकता हूं। कब, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो। ठीक है, तो इसके बीच का ग्राफ भी कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन जैसा आएगा। समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 लॉ देखे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गे-लुसेक्स लॉ। आइडियल गैस क्या कहता है कि जो एक गिवन अमाउंट ऑफ गैस इन तीनों लॉज को फॉलो कर रहा है उसे हम आइडियल गैस कहेंगे। इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ परफेक्ट गैस, इक्वेशन ऑफ गैस जो होती है उसे अब हम थोड़ा समझते हैं, उसे थोड़ा डिराइव करने की कोशिश करते हैं आइडियल गैस या फिर परफेक्ट गैस के लिए। तो उसके लिए हम कंसीडर करेंगे ये सिस्टम को। क्या है ये सिस्टम में, देखो वो सिलेंडर एंड पिस्टन वाली सिस्टम है। इसमें हमने क्या कंसीडर किया है कि एक सिलेंडर में एक पिस्टन के साथ हमने एक आइडियल गैस को रख रखा है जिसकी प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1 एंड टेम्परेचर एट किसी टेम्परेचर है T1 पे। फिर हमने क्या किया कि प्रेशर को कांस्टेंट रख के हमने इसकी टेम्परेचर को इंक्रीज की है। क्या किया है, प्रेशर को कांस्टेंट रख के टेम्परेचर को इंक्रीज की है T2 तक, मतलब इसमें हीट सप्लाई किया गया। ठीक है, तो इसमें जो वॉल्यूम की चेंज आएगी उसमें हम दिखाया किससे, V' से। फिर अगले स्टेज में क्या किया है कि टेम्परेचर को अभी कांस्टेंट रखा है T2 पे और प्रेशर को हमने इंक्रीज किया है। ठीक है, अब इसमें क्या चेंज आएगी वॉल्यूम में, वो क्या है V2 से हमने यहाँ पे दिखाया है। अब अकॉर्डिंग टू अगर मैं फर्स्ट स्टेज की बात करूं तो यहाँ पे देखो क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रही है, टेम्परेचर चेंज हो रही है। तो ऑब्वियसली ये वॉल्यूम में कुछ चेंज लाएगी। क्यों, कौन कहता है ऐसा, बॉयल्स लॉ कहता है, सॉरी चार्ल्स लॉ कहता है। ठीक है, वैसे ही सेकेंड स्टेज में अगर देखें तो हम क्या करें, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं, बाकी जो चेंज आ रही है प्रेशर में चेंज आ रही है, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो इससे वॉल्यूम में भी चेंज आ रही है, राइट, क्योंकि ये दोनों रिलेटेड है। कौन कहता है ऐसा कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो चेंज आएगा दैट इज द बॉयल्स लॉ। तो अगर दोनों ही केस में अगर हम देखें तो स्टेज 1 में क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ हम ये कह सकते हैं, मतलब यहां पे
क्या हो रही है कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से, ये हम कह सकते हैं, यही तो करते थे। और बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के, ठीक है। सो वी कैन राइट इट V1 बाई V डैश, V1 बाई V डैश इक्वल्स टू P1 बाई P2। इसको हम मानते इक्वेशन 1, इसको हम मान लेते इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन और 1 एंड इक्वेशन 2, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को तो मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, क्या है 1, V डैश बाई V1 इक्वल्स टू T2 बाई T1, ठीक है। इसके साथ मैं इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो देखो कुछ इस तरह से मैं लिख सकता हूं कि इनटू ये क्या है V2 बाई V डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा T2 बाई T1 मल्टीप्लाइड बाई P1 इंटू P2, P1 बाई P2। सो वी कैन राइट सिंपली जस्ट लाइक दैट। अब देखो V डैश विल कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचा क्या V2 बाई V1 इक्वल्स टू P1 T2 बाई P2 T1, ठीक है। दिस विल इंप्लाई कि देखो P2 V2 बाई T2 इक्वल्स टू P1 V1 बाई T1। ये आ गया, क्या आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि PV बाई T इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट हो रहा है, राइट। और इस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं क्या, R, जिसे हम कहते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट, ठीक है। और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट PV इक्वल्स टू होती है RT। ये हमारा क्या आ गया, इक्वेशन, परफेक्ट गैस का, आइडियल गैस का इक्वेशन आ गया। अच्छा, ये हमने जो गैस कंसीडर किया है यहां पे 1 मोल ऑफ गैस कंसीडर किया है, कितना, 1 ग्राम मोल ऑफ गैस हमने कंसीडर किया है। तो अगर n मोल ऑफ गैस हो तो हम कैसे लिखेंगे, PV इक्वल्स टू nRT, ठीक है। जहां पे R क्या है, तो जहां पे R की जो वैल्यू है उसे हमने क्या लिया है, उसे हमने लिया है R इक्वल्स टू, इसकी क्या होती है यूनिवर्सल वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। रिलेशन ये इसकी आई मीन यूनिट कैसे आई, देखो PV बाई T होगी, R की यूनिट क्या होगी PV बाई T, ठीक है। यहां से तो हम लिख सकते हैं। अब देखो R को जो है ना, अगर मैं मोलर मास के टर्म्स में लिखूं तो उसे हम लिखते हैं स्मॉल r विच इज इक्वल्स टू R बाई M, ठीक है। M क्या है, मोलर मास, ठीक है। और ये जो N होती है, जो नंबर ऑफ मोल्स है यहां पे, फॉर N मोल नंबर ऑफ मोल्स है, इसे हम टोटल मास बाई मोलर मास लिखते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ओके। फाइन, समझ में आ गई बात। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के कुछ एजम्पशंस है कि जो जिस पे काइनेटिक थ्योरी दी गई है। काइनेटिक थ्योरी मतलब क्या होता है, गैस के जो मोशंस में हम जो उसके प्रेशर को पढ़ेंगे, उसके वॉल्यूम उसके स्पीड को पढ़ेंगे, राइट, उसकी काइनेटिक एनर्जी को समझेंगे, राइट। तो उस केस में कुछ कुछ एजम्पशंस हम पहले से कंसिडर कर लेते हैं। वो क्या एजम्पशंस है, दिस इज आर इन द केस ऑफ आइडियल गैस। सो दीज आर, देखो ये बस थ्योरीज है ना। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली समझने के लिए बहुत कुछ है नहीं, इसमें थ्योरी आप समझना पड़ेगा, आपको कंसिडर करना पड़ेगा बहुत चीज, आपको एजम्पशंस लेने पड़ेंगे बहुत कुछ। क्या है, देखो ऑल गैसेज आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर कॉन्स्टेंटली एंड persistently moving in random direction, ठीक है। ये हमने कंसिडर किया एक, ओके। दूसरा क्या कि द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज मच ग्रेटर देन द साइज ऑफ
मॉलिक्यूल, मतलब साइज ऑफ मॉलिक्यूल इतना हो तो सेपरेशन इससे काफी ज्यादा बड़ा है, ये हमने कंसीडर कर लिया। इसका मतलब ही क्या है, इंटरेक्शंस को हम कंसीडर नहीं कर रहे। ओके, तीसरा क्या एजम्पशन है, ऐसे बहुत सारे एजम्पशन। व्हेन अ गैस सैंपल इज केप्ट इन अ कंटेनर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सैंपल डू नॉट exerts any force on the wall of the container during the collision। do not exert any force मतलब क्या है, ये परफेक्ट कोलिजन, और इससे हम कहते हैं क्या, एकदम इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ओके, नाउ द टाइम इंटरवल, ये भी हमने देखा, टाइम इंटरवल ऑफ कोलिजन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स एंड बिटवीन ए मॉलिक्यूल एंड द वॉल इज कंसिडर्ड टू बी वेरी स्मॉल। ठीक है, अगर कोई कोलिजन हो भी रहा है दो मॉलिक्यूल्स के बीच का, राइट, तो उससे टाइम को वेरी नेग्लिजिबल, बहुत ही हम कम मानेंगे। ऑल द कोलिजन्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड इवन बिटवीन मॉलिक्यूल एंड वॉल्स आर कंसिडर्ड टू बी इलास्टिक। देखो यही मैं पहले ही बता रहा था। ऑल द मॉलिक्यूल्स इन सर्टेन गैस सैंपल ओबे द लॉज ऑफ मोशन, सभी लॉज ऑफ मोशन को ओबे करेंगे। इफ द गैस सैंपल इज लेफ्ट for a sufficient time it eventually comes to steady state, मतलब उसकी रैंडमनेस क्या है, कम हो जाएगी। अगर बहुत टाइम तक हमने गैस मॉलिक्यूल को छोड़ दिया जाए तो वो उसकी स्टेडी स्टेट को अचीव कर लेगा। ठीक है, the density of the molecules and the distribution of the molecules are independent of the distance and टाइम। समझ में आ गई बात कि ये कुछ एजम्पशंस हमने कंसीडर किए। देखो मैं यहां से 2 सेकंड के लिए हट रहा हूं, आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट एक लेके रख सकते हो। ओके, अब बढ़ते हैं हम आगे और समझते हैं कि एक दिए हुए गैस में, अगर मैंने एक कंटेनर में गैस को लिया है तो उसके प्रेशर, उसके एनर्जी, उसकी स्पीड को एक मॉलिक्यूल की, हम उसे थोड़ा समझते हैं। तो प्रेशर, स्पीड और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, इसको हम थोड़ा समझेंगे गैस के केस में। तो उससे पहले हमने क्या किया, एक हमने कंटेनर को कंसीडर किया जो कि है इन अ शेप ऑफ क्यूब। ठीक है, और इसमें बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स है। तो कोई एक मॉलिक्यूल को कंसीडर करो, ठीक है, तो इसकी मोशन, अगर ये मूव कर रही है तो इसकी मोशन कितने टाइप की हो सकती है, 3 डायरेक्शन में मोशन कर सकती है, एक्स वाई जेड, राइट। ट्रांसलेशन मोशन की बात करो, ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है, एक्स में हो सकती है, वाई में हो सकती है, या फिर जेड में हो सकती है। ठीक है, तो अगर इसकी मैं मानता हूं कि वेलोसिटी है v1, ये है कोई एक मॉलिक्यूल जिसकी मैं वेलोसिटी को कंसीडर कर रहा हूं क्या, v1, और ये गैस मॉलिक्यूल क्या है, आइडियल गैस है। ठीक है, आइडियल गैस की एक मॉलिक्यूल है। ओके, सो v1 को मैं कैसे लिख सकता हूं, v1 क्या हो जाएगा एक्चुअल में, तो v1 x स्क्वायर प्लस v1 y स्क्वायर प्लस v1 z स्क्वायर। हर एक डायरेक्शन में इसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट होंगे। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा समझते हैं कि सपोज करते हैं कि यहां से जाके ये वाले वॉल पे मॉलिक्यूल्स जो है वो टकरा रही है। कौन से वॉल पे टकरा रही है, इस वाले वॉल पे आके मॉलिक्यूल्स जो है वो टकरा रही है। कैसे टकराएगी, देखो हम जैसे गोलियां निकल रही हो मशीन गन से, उस टाइप का आप कंसीडर कर सकते हो कि गोलियां निकल रही है मशीन गन से, तो ऐसे ठक 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 जाके टकरा रही है हर एक सारे मॉलिक्यूल्स इस पे। तो जब ऐसे ठक 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 टकरा रही है इस वॉल पे, तो क्या हो रहा है, एक मोमेंटम जनरेट होगा। मोमेंटम तो ऑब्वियसली ये मूव कर रही है तो इसमें मोमेंटम है। ठीक है, तो वैसे ही टकरा के हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि वापस उतने डिस्टेंस आ रही है। ठीक है, टकरा के वापस उतने डिस्टेंस को ये आ रही है, क्योंकि हमने कहा था कि इलास्टिक कोलिजन है, राइट, इलास्टिक कोलिजन है, तो यहां पे एनर्जी का लॉस नहीं है, तो वापस से इतने डिस्टेंस ये आ रही है। ये सब हमने अजम्पशन में देखा था। ठीक है, तो अगर वापस से इतने डिस्टेंस में आएगी तो इसकी मोमेंटम की जो चेंज होगी वो क्या होगी, डेल्टा वी। अब देखो क्या होती है ना कि अगर मैं मोमेंटम को चेंज में लिखूं डेल्टा पी, कि पहले इसकी मोमेंटम कितनी थी, m, अगर मैं इसकी मास को m कंसीडर करूं, v1, ये आप बोलोगे कि इसकी मोमेंटम थी। फाइनली टकराने के बाद इसकी मोमेंटम चेंज होगी। अब बहुत सारे कंफ्यूजन ऐसे होते हैं कि सर वेलोसिटी तो चेंज नहीं हुई है, या फिर आपने कहा कि इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम चेंज तो नहीं होगा।
बट मोमेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन तो बदल गई ना। पहले वो इस डायरेक्शन में जा रही थी, ठक से टकराने के बाद वापस से दूसरे डायरेक्शन में आ रही है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है? m v1 i कैप, ये हम कह सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन इस तरफ आ रही है तो माइनस आई कैप। ओके, और इनिशियल मोमेंटम क्या है? m v1 i कैप। ठीक है, उस तरफ जा रही है तो सिर्फ आई कैप, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? -2m v1 i कैप। और सिंपली इसके अगर मैग्नीट्यूड को लिखूं तो मैं -2m v1 लिख सकता हूं इसके मैग्नीट्यूड को। ठीक है, डेल्टा पी, डेल्टा एक्चुअल में देखा जाए ये डेल्टा P1 होना चाहिए। ठीक है, और डेल्टा P की मैग्नीट्यूड है वो हम 2m v1 लिख सकते हैं। ओके, सिर्फ मैग्नीट्यूड को लिख रहा हूं मैं। ओके, समझ में आ रही है बात कि मोमेंटम में क्या चेंज आ रहा है। अब फोर्स को देखते हैं। अच्छा, फोर्स से भी पहले एक बार टाइम को समझते हैं कि ये जो डिस्टेंस ये मूव किया, मतलब ये पार्टिकल इस एंड से स्टार्ट होके उधर को गई फिर वापस आई, तो कितना डिस्टेंस मूव की ये क्यूबॉइड की अगर लेंथ को मैं L मानूं, मतलब हर एक एज की लेंथ जो है वो L है, तो डिस्टेंस इसने कितना मूव किया? 2L डिस्टेंस। 2L डिस्टेंस मूव करने में इसे टाइम कितना लगा? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस 2L, स्पीड कितनी है? v1 है। ठीक है, 2L बाय v1 ये है टाइम। अब जानते हम क्या, अगर मैं सिर्फ इस पार्टिकल के फोर्स की बात करूं तो फोर्स क्या हो जाएगी? मोमेंटम इनटू टाइम, और मोमेंटम बाय टाइम, मतलब डेल पी बाई टी अगर मैं करूं तो मुझे फोर्स मिल जाएगा। फोर्स मतलब जो यहां पे लग रहा हो, कुछ एक फोर्स टकरा रही है तो कुछ एक फोर्स। ठीक है, वहां पे क्या फोर्स लग रहा है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? 2m v1 बाई टी। टी हमने क्या निकाला है? 2L बाई v1। सो यहां से हम क्या कंसिडर कर देख सकते? 2 विल कैंसिल आउट, सो m बाई l v1 स्क्वायर, m बाई l v1 स्क्वायर, v1 स्क्वायर मतलब m बाई l इंटू v1 x स्क्वायर प्लस v1 y स्क्वायर प्लस v1 z स्क्वायर। समझ में आया? तो देखो फोर्स हमारे पास क्या आया? F इक्वल्स टू m बाई l v1 x स्क्वायर प्लस v1 y स्क्वायर प्लस v1 z स्क्वायर। ठीक है, ये और मोर स्पेसिफिकली हम कहें तो ये fx है। क्या है? fx है, मतलब सिर्फ x वाले डायरेक्शन में, या फिर सॉरी f1 है, नॉट x, f1 हम कह सकते हैं कि सिर्फ f वाले डायरेक्शन में जो फोर्स है वो है। ठीक है, मतलब फर्स्ट पार्टिकल के लिए, इसके लिए हम फोर्स हमने यहां पे डिफाइन किया है। तो अगर इसके लिए मैं प्रेशर भी करूं तो प्रेशर को मैं कैसे लिख सकता हूं? प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या है? देखो फोर्स F बाई एरिया, एरिया ऑफ द वॉल क्या होगी? L स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? m बाई एल क्यूब v1 x स्क्वायर प्लस v1 y स्क्वायर प्लस v1 z स्क्वायर। ये हमने लिखा क्या? प्रेशर का। ठीक है, अब px, प्रेशर की भी px, py, pz तीन डायरेक्शन में लग सकती है प्रेशर। ओके, ये कौन सा फोर्स था? fx था, जो पहले वाला था वो fx था। सॉरी, यहाँ पे f1 लिखा था ना, मतलब फर्स्ट पार्टिकल का x डायरेक्शन में ये था फोर्स। ठीक है, वैसे ही फर्स्ट पार्टिकल का y डायरेक्शन में भी होगा। तो इस तरह से अगर मैं एवरेज प्रेशर निकालू, p एवरेज, ये क्या हो जाएगा? px प्लस py प्लस pz बाई 3।
अगर मैं इसके इक्वेशन को लिखूं, यानी कि ये तो कॉमन रहेगा, दैट इज m/l क्यूब, m/l क्यूब इनटू, अब देखो क्या हो रही है, जो v1 स्क्वायर v1x प्लस v1y स्क्वायर प्लस v1z स्क्वायर, इसको हम मिला के v1 स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। अब देखो प्लस v2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 vn स्क्वायर, इस तरह से हमने इसे लिख दिया है। ओके, कैसे, v1x स्क्वायर प्लस v1y स्क्वायर प्लस v1 z की स्क्वायर, तो इसे हम v1 v2 v3 हम लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मिस हो गया हमारे से, क्या मिस हो गया, ये 3 मिस हो गया। तो एवरेज प्रेशर का हमारे पास क्या आया, m/3l क्यूब v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर एंड सो ऑन vn स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये l क्यूब क्या है, क्यूब की अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं क्या होगी, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, दैट इज l क्यूब। ठीक है, तो इसको हम एवरेज प्रेशर को हम m क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, बाय 3v लिख सकते हैं, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर एंड सो ऑन vn स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या करें कि ये एक मॉलिक्यूल का मास है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल का मास है, और ये एक मॉलिक्यूल की वजह से जो एवरेज प्रेशर है वो है। ठीक है, अगर मैं इसे n से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मैं मल्टीप्लाई करूं ऊपर नीचे, सो हाउ कैन वी राइट दैट, ये क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा एवरेज प्रेशर ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। सो m/3v n/v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस सो ऑन vn स्क्वायर की बाई n, यहां से करूं। अब देखो क्या हो रही है कि ये n इंटू एम क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये मुझे टोटल मास दे देगा ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं m टोटल बाय 3v, इसे हम अब नाम देते हैं क्या, VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या नाम दिया हमने, VRMS। ठीक है, तो VRMS का यहाँ पे स्क्वायर है। अब मैं बताता हूं VRMS क्या है, दैट इज VRMS क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसकी वैल्यू क्या है, रूट अंडर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर बाई vn। मतलब क्या है, नाम में ही मतलब है, देखो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन की स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, देखो हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी की स्क्वायर का एवरेज, तो मीन हो गया, और उसका रूट, तो क्या हो गया, आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सो वी कैन सिंपली राइट दिस, और इसे हमने रिप्लेस किया किससे, VRMS से। ओके, तो अभी जो प्रेशर आएगी उसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज m टोटल मास बाय 3v इंटू VRMS स्क्वायर। ओके, बहुत ही सिंपल सा था। अब देखो उसी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि PV इक्वल्स टू 3, सॉरी नॉट 3, क्या था यहाँ पे, m टोटल बाय 3 इंटू VRMS की स्क्वायर। ठीक है, अब देखो PV इक्वल्स टू क्या होती है, nRT, हमने इक्वेशन में पढ़ा था, आइडियल गैस इक्वेशन में nRT इक्वल्स टू m टोटल बाय 3 VRMS। अब इस n को भी हम लिखते थे कैसे, m टोटल बाय द मोलर मास, ठीक है, RT बाय 3 VRMS, अच्छा ये स्क्वायर है, ठीक है, m टोटल विल कैंसिल आउट, तो हमारे पास जो मिलेगा RT बाय m इक्वल्स टू VRMS
VRMS की स्क्वायर बाई 3। तो यहां से मैं VRMS की वैल्यू निकाल सकता हूं कि 3RT बाई M का रूट। क्या निकल गया? 3RT बाई M का रूट। ओके, नाउ अब अगर ये क्या आया हमारा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का वैल्यू, तो इसी तरह से हम एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू V एवरेज, और इसे इस तरह से भी लिखा जाता है वेलोसिटी एवरेज, नॉट दिस इज नॉट अ, ये जस्ट एक बार है। ओके, इसे हम कैसे लिख सकते? 8RT बाई पाई M। ठीक है, ये क्या है? एवरेज वैल्यू। और एक वैल्यू लिखते हैं जिसे हम कहते हैं क्या? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को VMP लिखते हैं, मोस्ट प्रोबेबल, इसे हम लिखते हैं 2RT बाई M से। तो ये कुछ फॉर्मूलाज आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ओके। अब देखो, यहां से मैं इस इक्वेशंस को नीचे लिख लेता हूं, नीचे लिख देता हूं 8RT बाई पाई M एंड 2RT बाई M को, क्योंकि मैं यहां पे एक ग्राफ बताने वाला हूं। अब वो ग्राफ क्या हो गई वो मैं बताता हूं। तो V एवरेज हमने क्या लिखा था, जिसे हम V बार भी लिखते हैं, दैट इज 8RT बाई पाई M, और एक क्या लिया था हमने? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी 2RT बाई M। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इसका डेरिवेशन मैं दिखाया नहीं हूं, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इससे रिलेटेड एक ग्राफ है जिसे हम कहते हैं क्या? मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। ठीक है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ हमें यह बताती है कि कैसे मॉलिक्यूलर स्पीड जो है उसके बारे में बताती है एट अ गिवन टेम्परेचर रेंज। ठीक है, किसी एक गिवन टेम्परेचर पे जो पार्टिकल्स की या फिर जो मॉलिक्यूल्स की उसकी वेलोसिटी का ये ग्राफ शो करता है। ठीक है, इसके एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक्चुअल में ये एक मैक्सवेल का फंक्शन है, बट वो मैक्सवेल का फंक्शन आपके लिए पढ़ना अभी फिलहाल जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसमें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ अ गिवन स्पीड, इसे हम dN बाई dV कहते हैं, बट ये इसका अभी आपके पास इसका डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का एक फॉर्म आता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो बस आप इतना देखो कि ये जो ग्राफ है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की, ये क्या बताती है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, पहले तो क्या है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी? क्या है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी? वो वेलोसिटी है जिसकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, मतलब मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो है वो उसी वेलोसिटी से मूव कर रही है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी समझ में आ गया, और इन दोनों के बीच में आता है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो वही ये ग्राफ दिखाती है कि ये जो पीक देख रहे हो ना, सो दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मतलब मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स जो है वो इस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और ये है VRMS एंड दिस इज इन दोनों के बीच में एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं हम कहां पे? एनर्जी की तरफ में। एनर्जी में हमने क्या देखा था? क्या? अच्छा देखो, वेलोसिटी जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो क्या थी? उसको हम अगर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होती है? KB इक्वल्स टू R बाई NA, जहां पे NA क्या है? अवोगाड्रोस नंबर, जो कि ऑलरेडी आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। ठीक है, अवोगाड्रोस नंबर। ओके, ये हमने क्या देखा कि इन टर्म्स ऑफ अगर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हम देखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि VRMS क्या हो जाएगी? 3kNA बाई रूट अंडर 3kNA बाई M। अब देखो, अगर मैं M बाई K करूं, मतलब स्मॉल m के टर्म्स में लिखो, स्मॉल m क्या कहता है? जो ये जो मास है कैपिटल M, मोलर मास डिवाइडेड बाई द नंबर m, यानी कि एवोगाड्रोस नंबर। ओके, तो इस टर्म्स में लिख सकते हैं 3kT बाई M। और उसी टर्म्स में अगर मैं प्रेशर को लिखूं रो, यानी कि डेंसिटी ऑफ द गैस, उसके टर्म्स में, तो कैसे लिख सकते हो? मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है क्या? M टोटल बाई V, ये क्या होती है? डेंसिटी। तो
ये कैसे लिख सकते हैं 1/3 रो VRMS की स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं अगर एनर्जी की, तो एनर्जी यहां पे क्या होगी, ट्रांसलेशनल मोशन हमने सिर्फ कंसीडर किया अभी, तो ट्रांसलेशनल में क्या आ जाएगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। आइडियल गैस के केस में हमने पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लेक्ट कर रखा है, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी में भी देखो तीन तरफ में मोशन कर सकती है। इसमें भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है कि यहाँ पे रोटेशनल मोशन भी हो सकता है ऑब्जेक्ट का, राइट, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, उस मॉलिक्यूल का ट्रांसलेशन होता है। तो रोटेशनल कैसे होता है, क्यों होता है, ये हम अगले पार्ट में समझेंगे। फिलहाल ट्रांसलेशनल मोशन क्या होती है, हाफ mv²। तो टोटल मास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को हम 2kT/m टोटल ऐसे हम लिख सकते। ठीक है, अब अगर देखो प्रेशर को मैं लिखूं तो वो क्या हो जाएगी, प्रेशर भी हम क्या लिखते थे, m टोटल बाई 3v इंटू VRMS²। तो उस VRMS² के जगह पे ये वाली फॉर्म हमने जैसे ही पुट किया तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे कि P इक्वल्स टू 2/3 kT/v, मतलब प्रेशर जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का 2/3 होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का 2/3 होता है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग या और बहुत इंपॉर्टेंट सा रिलेशन है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का, दैट इज 3/2 nRT, राइट। इसी के टर्म्स में कैसे दिखाओ, यहां से ये डिराइव हुआ है, कैसे डिराइव हुआ है, देखो v को उस तरफ ले गए तो PV इक्वल्स टू 2/3, 3 को भी उस तरफ ले गए, 2 को भी ले गए तो 3/2 PV इक्वल्स टू KT, 3/2 PV का मतलब nRT, सो 3/2 nRT KT। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये था काइनेटिक एनर्जी का रिलेशंस। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने समझा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के फर्स्ट पार्ट को, जहां पे हमने प्रेशर, वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और साथ ही साथ एनर्जी के टर्म्स को समझा है। इसके अगले पार्ट में हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को अच्छे से समझेंगे। तो ऐसी वीडियोस के लिए लर्नो आपके साथ आप बने रहिए, क्योंकि लर्नो फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।